आज हम बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान का इशू नंबर 1, पाकिस्तान की मईशत। मईशत से अमूमन लोग परेशान होते हैं जब उसके अंदर तग़य्युर और तबद्दल आता है, लेकिन पहली मरतबा हमें महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हर सेक्टर इस मुआशी बहरान से परेशान है। ज़ाहिर है इस सेक्टर के चंद हिस्से बड़ा माल भी बना रहे हैं और वो आपको बैंकिंग सेक्टर के प्रॉफिट से उसका अंदाज़ा होता है, लेकिन बैंकिंग सेक्टर सिर्फ पाकिस्तान का सेक्टर नहीं है। पाकिस्तान की कॉमर्स, पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़, पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान का कंज्यूमर, पाकिस्तान की कॉटेज इंडस्ट्री, पाकिस्तान का फार्मर, आप जहाँ पर भी चले जाएं लोग सहूलत लेने के बावजूद आपको कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। और अब तो एहतजाज ऐसे हैं कि हर शहर में, हर जगह पर, हर तरफ से आपको ये आवाज़ें सुनाई देती हैं कि हम इससे मुतमईन नहीं हैं। तो ऐसा क्या है पाकिस्तान की मईशत में कि चंद सालों के बाद नौबत ई जा रसीद के हर तरफ से आपको हाहाकार नज़र आती है। आज के प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे ये मौजू। साकिब रफ़ीक साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खलीक कियानी माहिर मईशत है, रोज़नामा डाउन के साथ काम कर रहे हैं, एनर्जी सेक्टर एक्सपर्ट है, इसके अलावा भी मुआशी मामलात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। खलीक आपका भी शुक्रिया। और हमें ज्वाइन कर रहे हैं खुर्रम हुसैन साहब, पाकिस्तान के बड़े माने हुए मुआशी तज्ज़ियाकार और रिपोर्टर। खुर्रम आपका भी बहुत शुक्रिया। और इसी प्रोग्राम में नाज़रीन आसिफ इनाम साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे जो नायब सदर हैं FPCCI, चेयरमैन एप्टमा। और हमें बर्मिंघम से डॉक्टर हाफिज़ उस्मान राना ज्वाइन करेंगे जो डायरेक्टर हैं बिज़नेस फाइनेंस प्रोग्राम बर्मिंघम यूनिवर्सिटी। हम जानना ही चाहते थे कि जो बाहर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे देखते हैं। तो पहला राउंड जनाब हम कर लेते हैं क्विकली कि आपसे अगर 30-40 सेकंड में हम पूछ पाएँ, स्टार्टिंग विद यू साकिब साहब, कि नंबर 1 पाकिस्तान की इकॉनमी का चैलेंज आपके ख्याल में क्या है? ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और उसके साथ कंसिस्टेंट पॉलिसी का ना होना, एक फुकदान होना, किसी भी पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन और उसको कंटिन्यूटी के साथ आगे लेके चलना। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आ जाती है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, इंटरेस्ट रेट के अंदर आ जाता है ना, इंडस्ट्री को कुछ फैसिलिटेशन ना मिलना, इस तरह की चीज़ें आ जाना। देन एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर बात ना करना। ये तमाम चीज़ें अगर आप बिल्कुल समराइज करके मुझे जो छोटे से टाइम में बात करें तो इनके ऊपर देन फर्दर इनको फिल्टर डाउन अगर किया जाए तो इट हैज़ गॉट मल्टीपल ब्रांचेस जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं हो रही, किस तरह से जो इम्पोर्ट हमारी रॉ मटेरियल की इम्पोर्ट है उसके ऊपर ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं, किस तरह से पावर टैरिफ को बढ़ाया जा रहा होता है जो कि एक डिस्कम्फर्ट लेवल हमारा पूरी इकॉनमी के ऊपर इम्पैक्ट जिसका होता है, इंटरेस्ट रेट को जिस तरह ऊपर लेके जाया जा होता है। देन देयर इज़ नो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जिसको हम चार्टर ऑफ इकॉनमी की तरफ बार बार बात कर रहे होते हैं कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरफ हम मॉडल की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे। लेकिन टॉप पे आपने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस यानी मुवाफिक माहौल फराहम करना जिसके अंदर आपका कारोबारी तबका सर्वाइव कर सके और उसके बाद थ्राइव कर सके और उसके साथ जुड़े हुए तमाम दूसरे लवाजमात जिसके अंदर सियासी इस्तेहकाम भी मौजूद है और बाकी मामलात भी हैं। योर टेक, क्या नंबर 1 इशू क्या है? सर मेरा ख्याल है कि जो स्टेट का प्रेडेटरी टाइप का जो अप्रोच है ना कि हर चीज़ को जहाँ मौका नज़र आए आवाम को चूसना है और उसमें उनका जो हिस्सादार हैं क्योंकि उनके जो इंस्ट्रूमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है, वो सिविल ब्यूरोक्रेसी भी है, वो मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी भी है, वो जुडिशल ब्यूरोक्रेसी भी है, जिन्होंने इस स्टेट को जकड़ा हुआ और उस स्टेट को वो यूज़ करते हैं एज अ इंस्ट्रूमेंट कि जी ना को बिजली इस्तेमाल कर सके, यानी अगर किसी को बिजली में रियायत नरमी नज़र आ रही हो तो उसको उससे छीना जाए। अगर किसी कोई सांस ले सकता है टैक्स में तो उससे टैक्स की घात लगा के बैठे हुए हैं जी, घात लगा के बैठे और घात लगा के जो फ़ायदा हासिल करते हैं उससे रियासत नहीं चलती, अपना निज़ाम चलता है। हाँ जी, सिर्फ उनका निज़ाम चल रहा है, रियासत कमज़ोर होती है और उसकी वजह से ये है कि वो सारे जो हैं वो अपना अपना जब रियासत को कुर्बानी की ज़रूरत होती है, आवाम सारी कुर्बानी दे रही होती है, बिज़नेस कुर्बानी दे रहा होता है, इकानमी दे रही है, सार्फ दे रहा है, लेकिन वो जो 3 तबके हैं जी वो अपने आप को इन एनी केस वो अपने आप को बचा लेते हैं उस कुर्बानी से। दुनिया भर में रियासतें श्रिंक करती हैं और जो शहरी हैं, शहरी तबकात हैं, उनके लिए सहूलत फराहम की जाती है। यहाँ पे रियासत जो है वो शहरी तबकात का खून चूसती है, इस्तेसाल करती है। सबसे बड़ा इशू। खुर्रम, योर टेक, पाकिस्तान का मुआशी इशू नंबर 1। इशू नंबर 1 मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जो पिछले काफ़ी सालों से अब हम देख रहे हैं। इसका स्टार्टिंग पॉइंट जो मर्जी हम ले लें कि आई थिंक ये फैसला नहीं किया जा रहा है इस मुल्क में कि इस मुल्क को चलाएगा कौन, ठीक, और पावर में आएगा कौन। एक दफ़ा वो फैसला हो जाए तो उसके बाद हम बात कर सकते हैं कि फैसले होंगे कौन से, लेकिन पहले ये तो तय कर लिया जाए कि इसको चलाएगा कौन। और उसके राउंड ही अगर स्ट्रगल इस तरह से इतनी इंटेंस चलती रहेगी
तो वो फैसले नहीं किए जाएंगे, जो भी बैठा हो कुर्सी पे उससे वो वाले फैसले नहीं किए जाएंगे जिनकी अभी ज़रूरत है। तो दैट इज़ इशू नंबर 1। और आपके ख्याल में अब चले आ जाते हैं बाकी एक्सपर्ट्स में हम ज्वाइन करेंगे, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से शुरू कर लेते हैं जी। तो हमारा तो ख्याल है कि जो कारोबारी तबका है उसको काफ़ी सहूलत मुहैया है, आपके पास एक लॉबी मौजूद है, आपके पास चेंबर्स मौजूद हैं। मैंने पिछले दिनों आपके चेंबर के सारे पाकिस्तान से जो आपने लोग बुलवाए हुए थे उसका फंक्शन भी देखा, इट्स अ पावर हाउस। तो एक तरफ आप हैं, एक तरफ हम जैसे लोग हैं, सैलरीड वाले, नाम वाली आवाज़ है। तो जब आप भी कहते हैं कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है, उससे मुराद क्या है? अच्छा तलत भाई, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जैसे मैंने बात की, क्योंकि हमने 1 पॉइंट के ऊपर बात करनी थी, उसके नीचे अंदर आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की बात कर लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी कहीं ना कहीं इस तरह से रिलैक्सेशन होनी चाहिए। इसके बाद हम एक्सपोर्ट की बात करते हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ानी है, हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं, बट आप पिछले कितने दिनों से कैपेसिटी चार्जेस के ऊपर बात सुन रहे होंगे, जो IPPs के साथ एग्रीमेंट्स उनके ऊपर बात सुन रहे होंगे कि उसमें हम कितने मतलब अराउंड अबाउट 1 ट्रिलियन रुपीज़ की कैलकुलेशन आ रही है कि जो हमें नहीं देना चाहिए कैपेसिटी चार्जेस में, हम दे रहे हैं। हम जहाँ पे बात हो रही होती है कि जी 17% उनको प्रॉफिट देना था, वो हम 42% उनको दे रहे हैं, वो ओवर प्राइसिंग हो रही है। सब कुछ कहीं ना कहीं आपको तो यूनिट वैसे सस्ते मिल रहे हैं, हमसे तो सस्ते मिल रहे हैं आपको ना। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो अभी जो रिसेंट डिमांड आई है कि इसको 9 सेंट्स पर किलोवाट किया जाए, ताकि जो इकोनॉमी है उसमें 300 मेगावाट्स की और पावर जनरेशन होगी। ग्रिड से आपके एक्सपोर्ट के ऊपर 500 बिलियन के हमारे पे एक्सपोर्ट के हमारे बढ़ने के ऑर्डर्स हो सकते हैं। बिजली के साथ साथ इंटरेस्ट रेट, अब जब बात कर रहे हैं कि जी फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले कहा कि 11.8% इज़ नाउ दैट आपकी जो इन्फ्लेशन है वहाँ पर आ चुकी हुई है, तो वाई नॉट इंटरेस्ट रेट को हम 12% या कहीं नीचे तो लेकर आ सकते हैं। आज तक कभी समझ नहीं है, मैंने सारी ज़िंदगी इसको मैं पढ़ता रहा, मैं खुरम साहब जैसे, खलीक साहब जैसे एक्सपर्ट से समझता रहा कि इन्फ्लेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं। 1.5 महीना पहले जो थी वो 21 के ऊपर थी और अब 11 पे कैसे आ जाती है, मुझे समझ नहीं आती। बट यू आर सेइंग इंटरेस्ट रेट नीचे आए, आपके पास बैंकों में लिक्विडिटी अवेलेबल हो, आप उसको बोरो कर सकें, मजीद इन्वेस्ट करें, आप इंडस्ट्री को चलाएं। अब अगेन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अगर हम बात करें तो मैंने कहा चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात होनी चाहिए। वही बात जो अभी मेरे साथी दोस्त ने भी कही कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, जहाँ की हम बात करते हैं कि पॉलिसी लॉन्ग टर्म पॉलिसी के साथ साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी मुल्क के अंदर होनी चाहिए। कई हम कुछ देख होते हैं तो एक इन्वेस्टर जो होता है, जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जा रहा है, जिसने भी मुल्क के अंदर पैसा लेकर आना है, वो थोड़ा सा घबरा रहा होता है, तो वो इंतजार कर रहा होता है। मैं बात करूंगा स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, तो स्टॉक एक्सचेंज की सेंटिमेंट्स आर वेरी गुड राइट नाउ, क्योंकि वो एक लेवल प्लेइंग फील्ड होने की वजह से जो नए टैक्सेस लगे हैं। जिस तरह मुझे बाकी चीज़ों की समझ नहीं आती, मुझे स्टॉक मार्केट की भी, उसके सेंटिमेंट की भी समझ नहीं आती। आम मुल्कों में बड़ी संजीदगी से इसको लिया जाता है। मैं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में शुबे में मुब्तला होता हूँ कि वाकईतन इज दिस अ रियली जेन्युइन बैरोमीटर? जी ऐसा ही होता है, ऐसे ही होता है। स्टॉक मार्केट सेंटिमेंट शो कर रही होती है मुल्क की इकोनॉमी की, जिस तरह अगर कोई भी 4 बंदों के सेंटिमेंट शो कर रही होती है या सारी मार्केट, लेकिन शो कर रही होती है। हाँ, शो कर रही होती है, 4 से कुछ ज़्यादा ही है, बट शो जरूर कर रही होती है। बट अगेन एक इट्स अ गुड साइन ऑन वन एंड। दूसरी तरफ हम जो बात कर रहे होते हैं, मैं एक मिसाल के तौर पर, जिस तरह आपने कहा कि तमाम पाकिस्तान के चेंबर्स हमने बुलाए, हमने एक छत तरह इकट्ठे किए, बट जो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड होता है, जो हमारी उसकी डिक्लेरेशन होती है, उसको कोई इतनी अहमियत नहीं जा रही होती। कमाल बात कर रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं, उनका सारे बिजनेसेस मौजूद हैं, ये बिजनेस हाउसेस उनके साथ अटैच्ड हैं, शुगर इंडस्ट्री वाले हैं, आटे वाले हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, फिर आपकी बात क्यों नहीं सुनते वो? दे हैव गॉट सर्टेन लिमिटेशंस। आपको पता है कि बजट के ऊपर थोड़ा सा वी हैव टू लिसन टू द IMF फॉर सर्टेन कंडीशंस। हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब से भी मुलाकात हुई, तमाम चेंबर्स के प्रेसिडेंट्स को उन्होंने बुलाया, और यकीन कीजिए कि पहले 2 से 3 मिनट के अंदर जो उन्होंने सारी बातें की, तो जब मेरी बारी आई तो मैंने कहा कि लग नहीं रहा कि आप टेबल के उस तरफ बैठे हैं, आपको तो हमारे सारे प्रॉब्लम्स पता हैं। ये देखिए, ये भी मार्केटिंग का तरीका देखें, उन्होंने कन्विंस कर लिया कि आप मेरे साथ दरखास्त लेके आए, लेकिन मैं आपसे बड़ा दरखास्त ग्रुप। लेट मी हियर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट जो है वाकईतन बिजनेस को हर्ट करती? सर डेफिनेटली करती है, उसमें तो कोई शक नहीं। लेकिन ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप परमिट लेने के लिए जाते हैं, किसी चीज़ का NOC लेने के लिए जाते हैं, तो वो जिन दायरों में आपको घूमना पड़ता है वो दुनिया में मेरा ख्याल नहीं होता। मतलब जिस तरह की अपना सैलरीड क्लास जो स्क्वीज़ हुई है, उनमें बेशुमार लोग होंगे जो चाहते होंगे कि वो कारोबार कर लें, छोटा कारोबार, छोटा कारोबार कर लेंगे, अपना फ्रीडम ले लें जो सोशल सिस्टम है उसमें से। लेकिन इस खौफ से मैं बेशुमार लोगों को जानता हूं कि जो सिर्फ इसलिए बिजनेस में नहीं करना, छोटा कारोबार नहीं करना चाहते कि जी कागज ही इतना है जी, रिश्वत कौन देगा जी, मैंने तो सारी ज़िंदगी अपने आप को बचा के रखा, रिश्वत किस को दूं। ये जो चीज़ है ना जी, सबसे मेरा ख्याल है, जो वो मेरा ख्याल नहीं करना चाहते उनको उन लोगों से डील करना होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा टैक्स है कि आपको किसी चीज़ की हर जगह परमिशन के लिए आपको पैसे देने पड़े। और जैसे उन्होंने बात की कि आगे चलते हुए फिर
जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि वो जो 3-4 ग्रुप्स हैं वो आपको आगे निकलने नहीं देते। मतलब आप सारी ज़िंदगी टैक्स देते हैं इन द शेप ऑफ रिश्वत, करप्शन, और फिर एट द टाइम ऑफ टैक्सेशन फिर वो तीनों ग्रुप जो है वो अपने आप को बचा लेते हैं, वो सारा जो टैक्स का बर्डन है वो दोबारा सैलरी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर जो एक बड़ा चैलेंज है। खुरम, जरा इसके ऊपर वापस आएगा। ये फैसला साजी से भी मुंसलिक है। हमने दुनिया भर में देखा ममालिक ने अपनी जिन्होंने मीशत खोली उन्होंने अपने अंदरूनी बिजनेस को सहूलत फराहम की। जब मुकामी बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट करना शुरू किया तो बाहर के बिजनेसमैन को भी पता चला कि जी यहाँ पर एक्सपर्ट्स अवेलेबल हैं, यहाँ पर HR डेवलप्ड है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, यहाँ पर मार्केट जो है उसकी असेसमेंट हुई है, और यहाँ पर आएंगे तो ठीक है कुछ थोड़े से हमें पाम्स ग्रीस करनी पड़ेगी लेकिन काम हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ये तो सारी दुनिया में जो सिक्का राजुल वक्त है, हमें क्यों नहीं समझ आती, हम क्यों नहीं इसको इंप्लीमेंट कर पाते? आई डोंट नो तलत, आई थिंक बेसिकली दो अलग अलग चीज़ों की बात साथ साथ की जा रही है अभी। एक है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और दूसरी बात कर रहे हैं कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अब ये दोनों चीज़ें लिंक होती हैं, एक दूसरे के साथ आके मौक़ों पे जुड़ जाती हैं, लेकिन है बुनियादी तौर पे दो अलग चीज़ें। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस का ताल्लुक है ज़्यादातर आपके इदारे किस तरह से फंक्शन कर रहे हैं, किस तरह ऑपरेट कर रहे हैं, और कितना ट्रस्ट है बिजनेस और इन्वेस्टर कम्युनिटी और इदारों में, चाहे वो रेगुलेटर हो या टैक्स अथॉरिटी हो या इवन लोकल गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, जिनके साथ उनको करना पड़ता है इंटरैक्ट। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस एक अलग चीज़ है। अब जैसे बिजली की कीमत तो तब चढ़ेगी अगर आपकी डिवैल्यूएशन होएगी, देयर इज नो अदर वे। पेट्रोल की कीमत चढ़ेगी अगर रुपया डिवैल्यू होगा, देयर इज नो अदर वे। और अगर गवर्नमेंट नोट छाप छाप के अपने फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करेगी तो डिवैल्यूएशन तो होएगी, देयर इज नो अदर वे। तो ये चीज़ें मैक्रो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के साथ लिंक होती हैं फिर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है। एंड वहाँ पे मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी जो है दे हैव टू लर्न टू कैरी देयर शेयर ऑफ द बर्डन। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए वो रिफॉर्म्स मांग सकते हैं, लेकिन अगर बिजली की कीमत चढ़ रही है तो आई डोंट थिंक कि ये आर्ग्यूमेंट आप कर सकते हैं कि सनतकारों को उससे महफूज रख लें, क्योंकि फिर वो बोझ किसके ऊपर डलेगा? वो मेरे ऊपर डलेगा, वो आपके ऊपर डलेगा, वो खलीक कियानी के ऊपर डलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली तलत वो आपके व्यूअर्स जो अभी घर पे बैठे हुए देख रहे हैं आपका प्रोग्राम, उनके ऊपर वो बोझ आएगा। तो ये वाला आर्ग्यूमेंट कबूल नहीं किया जा सकता कि बिजनेसेस को प्रोटेक्शंस दे के, उनको इंसेंटिव्स दे के हम लोग इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करें पाकिस्तान में। दैट इज़ नॉट अ सस्टेनेबल वे। अलबत्ता गवर्नमेंट रिफॉर्म्स एंड गवर्नमेंट में ट्रस्ट इंक्रीज करना जो है दैट इज़ द करेक्ट वे, और लेवल प्लेइंग फील्ड वहाँ पे प्रोवाइड करके देन आई थिंक फॉरेन इन्वेस्टर एंड डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है उनका कॉन्फिडेंस रिवाइव हो